मैं कल बयान सुन रहा था किसका? पाकिस्तान के वजीर दाखिला का। ओ, वो तो हमने भी सुना है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ये निजाम बिल्कुल गल सड़ गया है। निजाम क्या, तुम्हारी तो पूरी उम्मत ही सड़गल गई है। और नहीं तो क्या। और ये निजाम तबाह हो चुका है। कब का हो चुका है भाई, कब का। और ये निजाम खत्म हो चुका है और हमको एक नए निजाम की जरूरत है। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने भी अभी तक मोहसिन नकवी का वो बयान जरूर सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना है तो ये सुन लीजिए। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हो और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम हैं, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आएँ, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो मर्जी आप कह लें, हर एक ने अपनी अपनी चीज़ें बताई। वो शख्स जो 20-20 घंटे जाग के पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज़ को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। तो भैया मोहसिन नकवी ने जो कहा है, जो कबूलनामा किया है, इसको मिला है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इंडिकेशन चाहिए। और तुम हमारी आवाम को थोड़ा जगाने की कोशिश कीजिए कि हम इस निज़ाम को बदलने वाले हैं। ये एक शुरुआत है। अभी आने वाले टाइम के अंदर आपको और जो पाकिस्तान आज जैसा नजर आ रहा है, इससे भी सड़ा गला पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मोहसिन नकवी कह रहा है तो ये समझ लो आसिम मुनीर बोल रहा है। वाह भाई वाह। और ये जब बात लाल टोपी ने सुनी तो भैया लाल टोपी भड़क गया। उसको तो उम्मत का दिवालिया निकलते हुए दिखाई देने लग गया भाई कि हमारी उम्मत तबाह और बर्बाद हो चुकी है। भाई ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। कहाँ तो हम पूरे आलम इस्लाम को जीतने निकले थे, गजवा हिंद करने चले थे, और कहाँ हमारा ही निजाम सड़गल गया। तो भैया लाल टोपी हो चुका है बावला, और लाल टोपी ने जो भड़ास निकाली है वो देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान की सियासी जमातों से उन्होंने कहा कि आप सब मिलकर बैठे और आपस में मिलकर एक नया निजाम बनाए, वरना एक तरह से उन्होंने एक धमकी लगाई कि सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं इनके इस बयान को सुनकर हैरत में डूब गया। और सबसे और हकीकत यह कि मुझ पर दहशत तारी हुई। दहशत किस बात की कि पहले मैं समझ रहा था कि वजीर दाखिला मजाक कर रहे हैं। दहशत इस बात की कि वो संजीदा थे। पाकिस्तान की सियासी जमातों से यह कहना कि आप मिलकर पाकिस्तान में होने वाले फसाद का हल निकालें, इसी तरह है कि आप बीएलए और टीटीपी से यह कहें कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसको रोकने के लिए आप बैठकर हमें मसाइल का हल बताएं ताकि हम आपकी की हुई दहशतगर्दी को रोक सकें। अब कौन संजीदा, सियाना और समझदार आदमी ऐसी बात करेगा? शायद वो साहब कर सकते हैं कि जिनके लिए बलूचिस्तान एक एसएचओ की मार था, अपना मजाक बनवा लिया ऐसी बात करके उन्होंने। और अब ये दूसरी बात की इन्होंने। इस वक्त पाकिस्तान अगर तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है, जो वो खुद कह रहे हैं कि पहुंचा हुआ है, और निजाम तबाह हो चुका है, तो ये पाकिस्तान के सियासी और माशी दहशतगर्दों की वजह से है। इन सियासी जमातों की वजह से, इन्हीं माफियाज की वजह से है जो नस्ल दर नस्ल इस पाक सरजमीन की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। और आप इन्हीं सियासी और माशी दहशतगर्दों को कह रहे हैं कि मिलकर बैठकर एक नया निजाम बनाओ ताकि हम तुम्हारी सियासी और माशी दहशतगर्दी को रोक सके। कौन माकूल इंसान ऐसी बात करेगा? क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी? अब जाहिर है कि इन्होंने तारीख नहीं पढ़ी, क्योंकि ये तो सीएनएन के रिपोर्टर थे, तारीखदान तो नहीं थे। इन्होंने तो क्रिकेट खेली है ज्यादा से ज्यादा, वो भी नहीं खेली। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के अरूज और जवाल का असबाब क्या है, कौमें दुनिया में किस तरह उठती हैं और जवाल पजीर होती हैं, कौमें कैसे अरूज पाती हैं, ये सब बातें बाबा इकबाल ने हमको बताई हैं। आपको अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा इकबाल से पूछ ले कि पाकिस्तान की तामीर कैसे करनी है। तारीख देख ले, दुनिया में अपने आसपास देख ले, पिछले 100 साल की तारीख देख ले कि बड़ी बड़ी तहजीबों ने और कौमों ने अपनी तामीर कैसे की है। एक एक करके आपको मिसाल देते हैं। जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, जब हिजाज की इस पूरी सरजमीन से खिलाफत उस्मानिया का हुक्मरानी खत्म हुई, वहां पे आले सऊद की हुकूमत कायम हो गई। आले सऊद ने आकर कई 100 साल की खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत की जड़ तक उखेड़ दी। एक एक फर्द को निकाल दिया, पूरा निजाम तब्दील कर दिया, अपनी बादशाहत कायम की।
पुराने निजाम की जड़ उखेड़ कर अपना एक नया निजाम बनाया। हर नई सल्तनत इसी तरह करती है। जब रूस में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई तो कई सौ साल की बादशाहत जो जार की बादशाहत थी, बोल्शेविक्स ने, कम्युनिस्टों ने क्या किया आके? उन्होंने उसके पूरे खानदान को कत्ल किया, बादशाह को और उसकी औलाद समेत, उसकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट, उसकी ब्यूरोक्रेसी, उसके पूरे निजाम को खत्म करके कई सौ साल की बादशाहत खत्म कर दी और उसकी जगह पर अपना एक कम्युनिस्ट नया निजाम बनाया, पिछले निजाम की जड़ उखेड़ दी। जो रूमी कहते हैं ना, जब नया निजाम बनाना होता है तो पिछले निजाम की जड़ उखेड़नी पड़ती है, कुछ ना छोड़ो उसका, वरना वो तुम्हें काम नहीं करने देगा। तुर्की में मुस्तफा कमाल, उसने जब खिलाफत को खत्म किया तो पूरे खिलाफत के कई सौ साल और तुर्की का जो इस्लामी निजाम कई सौ साल का था उसकी जड़ उखेड़ दी और नया सेकुलर तुर्की बनाया। यहां तक के दीन तब्दील कर दिया, जबान तब्दील कर दी, कुरान तब्दील कर दी, अजान तब्दील कर दी, सब कुछ तब्दील करने की कोशिश की उसने, मगर पिछले निजाम की जड़ उखेड़ दी। अच्छा बुरा किया वो हम बात नहीं कर रहे, जाहिर है कि हराम किया जो किया। हम मिसाल देके तुम्हें बता रहे हैं कि जब नया निजाम आता है तो पिछले निजाम की जड़ें उखेड़ देता है, कुछ नहीं छोड़ता उसको। ईरान में शाह का इनकलाब, खुमैनी का इनकलाब जो शाह के खिलाफ आया, 40 साल से बादशाहत थी, शाह की हुकूमत थी, जब खुमैनी का इनकलाब आया तो शाह के निजाम की जड़ उखेड़ दी, कुछ नहीं छोड़ा उसमें। उसके सारे मुशीर वजीर फांसी लटका दिए, सबको जेलों में डाला, उनकी दौलत वापस, जो लूटी हुई दौलत थी वापस लेकर आया, अपना निजाम बनाया जो अभी 50 साल से चल रहा है। मगर आप मिसाल देते हैं चाइना की कि हमने चीन जैसी तरक्की करनी है, मगर आवारगी आपने वो रखी हुई है कि जिसके अंदर मादर पेदर आजाद और ऐसी अनारकी है कि खुद अब आप कहने लगे कि हमारा निजाम तबाह हो चुका है। तो दुनिया की और कौन सी मिसालें हम आपको दें? दुनिया के जब भी किसी मुल्क में किसी मजबूत हुक्मरान ने आकर एक नया निजाम लाया, इनकलाब बर्पा किया है, तो पिछले निजाम की जड़ें उखेड़ दी है। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था तो सबसे पहला काम कायदे आजम ने यही किया था कि आपने उस पुराने अंग्रेजों के, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, इस एंग्लो सैक्सन लॉ और जुडिशियल सिस्टम की जड़ उखाड़ने के लिए सबसे पहले आपने डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन बनाया। अल्लामा मोहम्मद असद, जो लियोपोल्ड वेस पुराने जर्मन थे, जिनको अल्लामा इकबाल ने तरबियत दी और हुक्म दिया कि पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान बनेगा तो उस वक्त पाकिस्तान जाना और उसकी खिदमत करना। तो पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट एक जर्मन को इशू हुआ था, जर्मन मुसलमान को, लियोपोल्ड वेस, अल्लामा मोहम्मद असद को। उनको कायदे आजम ने इतनी अथॉरिटी दी थी कि रोज हर हफ्ते में एक मर्तबा उनका एक रेडियो एड्रेस होता था, खिताब होता था उनका, जिसमें वो ये बताते थे कि आने वाली इस्लामी फलाही रियासत कैसे तामीर करेंगे। उनके डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन में पूरी उन्होंने इस्लामी तारीख को सामने रखकर पाकिस्तान को एक मजबूत इस्लामी फलाही रियासत का ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर 1949 में करारदाद मकासिद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी लियाकत अली खान ने। वो सारा काम अल्लामा मोहम्मद असद और लियोपोल्ड वेस यानी अल्लामा मोहम्मद असद का और डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन का था। लेकिन जब करारदाद मकासिद 1949 में पेश हुई तो पाकिस्तान के अंदर जो उस वक्त अंग्रेज और कादियानी लॉबी थी, क्योंकि लियाकत अली खान को फौरन उसके कुछ अरसे के बाद शहीद कर दिया और अल्लामा मोहम्मद असद को यहां से पोस्ट कर दिया यूनाइटेड नेशंस में, इतना दूर न्यूयॉर्क भेज दिया और पीछे उनके पूरे डिपार्टमेंट को आग लगा दी कि वो सारा काम जो उन्होंने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए किया था उसको आग में जला के खत्म कर दी। और उसके बाद से फिर वो अनारकी का पीरियड शुरू हुआ हमारा, क्योंकि कोई नजरियाती लीडर बाकी नहीं बचा कायदे आजम और लियाकत अली खान के बाद। करारदाद मकासिद सिर्फ हमारी कागज पर रह गई और अल्लामा मोहम्मद असद का काम जो डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन में था उसको आग लगा दी गई। उसके बाद कोई नजरियाती शख्स बचा ही नहीं क़यादत में जो इस पाकिस्तान की तामीर उस बुनियाद पर करता जिस बुनियाद पर हमारे बड़ों ने इस पाकिस्तान को हासिल किया था। कायदे आजम ने साफ साफ कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, कि हमारे पास कुरान और सुन्नत मौजूद है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हकीकत यही है कि दुनिया की आजाद कौमें कोई लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल नहीं करती, ये गुलाम कौमें करती हैं। ब्रिटेन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटेन आज भी ट्रेडिशन पे चलते हैं कि जी हमारी रिवायत है। तो जब हम ये कहें कि हम अपने ट्रेडिशन और रिवायत और कुरान और सुन्नत पे चलते हैं तो हमको ये फरसूदा कहते हैं। तो कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर जब तक के 4 वकीलों ने कोई लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा उसके बगैर रियासत नहीं चल सकती। और वो कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि तुमने अपने हाथ से लिखा है लिहाजा उसमें हर थोड़े अरसे के बाद एक तरमीम करते हो, चूंकि वो नामुकम्मल है। जब तुम अपने हाथ से लिखी, ये वही बुत है जो तुमने अपने हाथों से तराशे हैं, जिनकी तुम पूजा करते हो और उसको मुकद्दस समझते हो, हालांकि तुमने अपने हाथ से तराशा है ये बुत। तो आइन को मुकद्दस कहते हो, धेला मुकद्दस नहीं। आइन में क्या मुकद्दस है? कुछ भी मुकद्दस नहीं है। मुकद्दस कुरान और सुन्नत है। इंसान की लिखी हुई क्या चीज मुकद्दस हो सकती है? अभी भी तुम 28वीं तरमीम करने जा रहे हो इसके अंदर। क्यों? इसलिए कि तुम्हें पता है कि इंसान की लिखी हुई चीज मुकम्मल नहीं है। इंसान की जरूरियात बदलते हालात के वाकयात के साथ जरूरत पूरी नहीं करती। जो बाद में लोग आए लियाकत अली खान के बाद, अयूब खान पाकिस्तान से बहुत सिंसियर था।
उसने, लेकिन वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि पाकिस्तान का निजाम तब्दील करे। वो दीन को नहीं जानता था, वो एक सीधा सादा सा पाकिस्तानी था। लेकिन उसने पाकिस्तान, उसकी समझ में जो आया कि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल तरक्की चाहिए, नहरें चाहिए, डैम चाहिए, पाकिस्तान को ज़राअत चाहिए, खुराक खुद कफालत होनी चाहिए, बहुत बड़ी खिदमत कर गया वो पाकिस्तान की। मगर वो नजरियाती आदमी नहीं था कि पाकिस्तान में एक इस्लामी फलाही रियासत कायम करता। जनरल ज़िया-उल हक ने कोशिश की, संजीदगी से कोशिश की, मगर वो अकेले थे। उनके आसपास कोई उनका हिमायती, कोई सपोर्टर, कोई एडवाइजर ऐसा था ही नहीं जो उनको गाइड कर सकता कि इस मामले में क्या करना है। सियासी जमातें उनके खिलाफ जंग कर रही थी। भुट्टो को फांसी हो चुकी थी, उसके बेटों ने अल-जुल्फ़िकार दहशतगर्द तंजीम बनाई हुई थी, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी थी, अफगानिस्तान की जंग शुरू हो चुकी थी, सोवियत यूनियन पाकिस्तान में दाखिल होने वाला था। जनरल ज़िया की सारी तवज्जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाने पर लग गई। उन्होंने इस्लामी निजाम लाने की कोशिश की, लेकिन जब ना उनके पास वैसे एडवाइजर्स थे, वैसे उनके पास वो टीम थी, और फिर बिलाखिर यहूदियों ने, मुशरिकों ने, हिंदुओं ने मिलकर उनको शहीद कर दिया। लिहाजा उनका जो काम उन्होंने अच्छा किया था वो भी रुक गया, और उसके बाद तो पाकिस्तान में तवाइफुल मुलूकी और अनारकी हो। लाल टोपी, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी, और पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ है, तो एक न एक दिन पाकिस्तान को सलट जाना है। और कितने पाकिस्तान बनेंगे या तुम भी नहीं गिन पाओगे, हम भी नहीं गिन पाएंगे। तुम्हारे मुल्क के अंदर एक लाहौर, पंजाब को छोड़ के कहीं पर भी शांति नहीं है। सब तरफ दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, तुम्हारी आर्मी अपने ही लोगों को ठोके जा रही है। और जब किसी मुल्क के ऐसे हालात होते हैं तो लाल टोपी जैसे जिहादियों की सबसे ज़्यादा तिलमिलाट इन्हीं के अंदर मस्ती है, क्योंकि इनका प्लान होता है ग्रैंड प्लान, पूरी दुनिया पे आलम इस्लाम का राज करवाना, हिंदुस्तान पे का जो है हिंद करवाना, बातें बड़ी बड़ी भाई साहब। खैर पाकिस्तानी हो, जैसा तुम्हारा इस्लाम है और जैसे तुम खुद हो, तुम्हारा लक्षण, तुम्हारा निजाम और तुम सब सड़े गले लोग हो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी बुद्धि सब सड़ी गली है। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके लाल टोपी को बढ़िया से पहल सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।